अगर तुम शब्द विचार नहीं समझे तो एग्जाम में गलती पक्की, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आज इस सब्जेक्ट को इतना आसान कर दूंगा कि 5 मिनट में पूरा चैप्टर ही क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो हमारा टॉपिक क्या है? शब्द विचार। तो बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होता था कि शब्द विचार क्या होता है। तो शब्द क्या होता है? यानी वर्णों के बने सार्थक मेल को हम क्या बोलते हैं? शब्द कहते हैं। यानी अ हो गया, फिर हम एक मात्रा लगाएंगे, फिर म लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? हमारा आम बन जाएगा। तो यही हमारा क्या है? शब्द है। डिफिनेशन क्या बोल रहा है हमारा? एक से अधिक वर्णों के मेल से सार्थक ध्वनि समूह को हम क्या बोलते हैं? शब्द। यानी दूसरे भाषा में आप कह सकते हैं कि वर्णों या अक्षरों से बना ऐसा स्वतंत्र समूह जिसका कोई अर्थ हो, उसे हम क्या बोलेंगे? शब्द। शब्द मतलब क्या? वर्णों के मेल से रा प्लस म, रा प्लस म हमारा बन जाएगा एक व्यक्ति राम, मतलब एक व्यक्ति का नाम हो जाएगा राम। तो ये हमारा वर्णों के सार्थक मेल को, मेल मतलब होता है जुड़ना, तो सार्थक मेल को हम शब्द विचार कहते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, लड़का हो गया, लड़की हो गई, पुल हो गया, और भी हो सकता है। अब शब्द विचार को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। तो पहला आता है अर्थ के आधार पर, दूसरा बनावट या रचना, कहीं बनावट भी होता है, कहीं रचना भी होता है, तो इसमें कंफ्यूज होना नहीं है। ठीक। तीसरा है प्रयोग, प्रयोग को हम रूपांतर भी बोल सकते हैं, रूपांतर के आधार पर, रूपांतर के आधार पर, रूपांतर के आधार पर या प्रयोग के आधार पर। चौथा हमारा है उत्पत्ति के आधार पर, अच्छा है व्युत्पत्ति के आधार पर। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सबका नाम डिफरेंट है लेकिन सब एक ही है। तो अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2, सार्थक और निरर्थक। तो सार्थक हमारा क्या होता है? जिस शब्द का अर्थ निकलता हो उसे हम सार्थक कहते हैं। डिफिनेशन क्या बोला है कि जिनसे कोई अर्थ निकलता हो उसे हम क्या बोलते हैं? सार्थक। जैसे में गुलाब, तो गुलाब हमारा क्या है? फूल हो गया। आदमी, आदमी हो गए, फिर उसके बाद विषय, कौन सा विषय? हिंदी इंग्लिश। घर हो गया, पुस्तक हो गया। तो इस सब का मतलब पता चल रहा है, जिसका अर्थ निकल रहा है। तो सिंपल लैंग्वेज में आप लोग बोल सकते हैं कि जिनका अर्थ निकलता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। यही इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा निरार्थक शब्द। निरार्थक शब्द क्या होता है? जिसका कुछ अर्थ ना निकले, इसका कुछ अर्थ ना निकले, लेकिन भाषा को सुंदर बनाने में सहायता करता है। भाषा को सुंदर बनाने में क्या करता है? सहायता करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे में हम लोग मान लो कि हम मम्मी से क्या मांगते हैं? रोटी। तो क्या बोलते हैं? रोटी के साथ और कुछ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि रोटी ओटी। बोलते हैं कि मम्मी रोटी ओटी है। चाहे एक गिलास पानी वानी, पानी वानी। तो पानी हमारा सार्थक हो गया, रोटी हमारा सार्थक हो गया, लेकिन जो ओटी है और वानी है वो हमारा क्या हुआ? निरार्थक शब्द हुआ। क्या हुआ? निरार्थक। यहाँ पर एग्जाम्पल है हमारा देना वेना, मुक्का उक्का। कोई बोलता है कि मुक्का उक्का मार देंगे। कि रोटी वोटी हो गया, खाना वाना। कोई बोलता है कि मम्मी खाना वाना है, वही हो गया हमारा निरर्थक शब्द। ये सिर्फ क्या, जो वाना हो गया, इसका अर्थ नहीं निकलता है। वाना का अर्थ, ओटी का अर्थ, उक्का का अर्थ, वेना का अर्थ नहीं निकलता है। लेकिन भाषा को सुंदर बनाने में इसका डिफिनेशन सिंपल हो सकता है कि वे शब्द जिनका अर्थ ना निकले लेकिन भाषा को सुंदर बनाने में क्या करे? सहायता करे, उसे हम निरार्थक शब्द कहते हैं। ठीक। अब देखो, रचना या बनावट के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 होते हैं। कितने? 3। पहला होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक, तीसरा होता है योग रूढ़। तो रचना के आधार पर वह शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन? एक रूढ़ हो गया, दूसरा यौगिक हो गया, तीसरा योग रूढ़ हो गया। तो रूढ़ किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, लेकिन अगर उनके टुकड़े कर दिए जाए तो वो निरर्थक हो सकते हैं। मतलब टुकड़े मतलब उसको विच्छेद बोलो चाहे टुकड़ा बोल सकते हो, उससे हम क्या बोलेंगे? रूढ़ कहते हैं। जैसे में जल, तो जल का तो अर्थ मालूम होता है कि जल मतलब क्या होता है? पानी होता है। ठीक। अगर हम इसको तोड़ेंगे, अगर हम इसको तोड़ेंगे, विग्रह करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं ज फिर ल। अब ज का अर्थ कुछ नहीं पता चल रहा है, ल का भी अर्थ कुछ नहीं पता चल रहा है। तो जिसको विग्रह करते समय कुछ अर्थ ना निकले उसे हम क्या बोलेंगे? रूढ़ बोलेंगे। जल बोलो, कल बोलो, चल बोलो, फल बोलो, जिसका विग्रह करते समय कुछ अर्थ ना निकले उसे हम क्या बोलेंगे? रूढ़ कहेंगे। अब देखते हैं दूसरा डिफिनेशन, यौगिक का। यौगिक क्या होता है? आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे कि यौगिक क्या होता है, कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग बनने वाले शब्दों को क्या बोलेंगे हम?
यौगिक कहते हैं। किंतु वे दोनों ही शब्द क्या होने चाहिए? सार्थक। सार्थक मतलब उन दोनों शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए, यानी दोनों शब्दों का अपना अपना अर्थ होना चाहिए। और यौगिक शब्दों का एक महत्वपूर्ण विशेषता, विशेषण क्या होता है? जिसकी विशेषता संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताए? विशेषता बताए, उसे हम विशेषण कहते हैं। ठीक, तो इसके खंड या टुकड़े करने पर उनका अर्थ निकलता हो। मतलब इसका सिंपल आप डिफिनेशन बता सकते हैं कि जिसका खंड या खंड करने पर एक विशेष अर्थ निकले उसे हम यौगिक कहते हैं। जैसे में स्वदेश, स्व मतलब क्या होता है? अपना, देश हमारा मतलब अपना देश, स्वदेश मतलब अपना देश। देवालय मतलब देवों का आलय, आलय का परिवारवाची क्या होता है? घर हो गया, गृह हो गया, वही तो देवालय मतलब देव का आलय मतलब देव का घर। तो मतलब इसका विग्रह करते समय कुछ अर्थ प्राप्त हो उसे हम यौगिक कहते हैं। अब तीसरा देखते हैं योग रूढ़। अब योग रूढ़ क्या होता है? ऐसे शब्द जो किन्हीं दो शब्दों के योग से बने हो, दो शब्दों के योग से बने हो, ठीक, लेकिन बनने पर किसी विशेष अर्थ का बोध हो, मतलब तीसरा शब्द का विशेष। और क्या, उसे क्या बोलेंगे? योग रूढ़। इसको हम क्या बोल सकते हैं? बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास क्या हो सकता है? जिसका एक विशेष अर्थ निकले। इसके एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप लोग देख सकते हैं नीलकंठ। इसका विग्रह क्या होगा? नील प्लस कंठ, नील प्लस कंठ। नील मतलब नील, कंठ मतलब जो वो गला होता है, तो नीला कंठ वाले किसको बोला जाता है? शिव भगवान को। पंकज, पंकज पंकज मतलब कीचड़ में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल। दशानन जिसका 10 गो सिर, उसे हम क्या बोलेंगे? हम रावण। मतलब इसका खंड करने पर एक अर्थ निकलता है, लेकिन साथ साथ तीसरा विशेषता मतलब तीसरा विशेषण भी बताया। नीलकंठ हो गया जैसे में नील, जिसका नीला हो कंठ किसको बोला जाता है? शिव भगवान को। पीताम्बर हो गया जिसका पीला हो अंबर, श्री कृष्ण भगवान को। तो योग रूढ़ क्या होता है? जिसका खंड करने के साथ साथ अर्थ निकले, लेकिन उसका एक विशेष अर्थ निकले, उसे हम योग रूढ़ कहते हैं। ठीक, अब आते हैं प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन कौन? एक विकारी होता है, एक अविकारी होता है। ठीक, प्रयोग के आधार पर बोलो, चाहे रूपांतर के आधार पर, रूपांतर के आधार पर या प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो होते हैं, पहला विकारी, दूसरा अविकारी। तो विकारी क्या होता है? शब्दों को जब वाक्यों में प्रयोग किया जाता है, तो उन वाक्यों में जब लिंग हो, कारक हो और वचन हो, अनुसार परिवर्तन हो जाता है, ऐसे शब्दों को हम विकारी कहते हैं। अब लिंग क्या होता है? लिंग दो तरह के होते हैं, एक पुल्लिंग हो गया, एक स्त्रीलिंग हो गया, नपुंसकलिंग होता है। कारक हमारा होता है जिसमें 8 प्रकार का होता है कारक। वचन 2 प्रकार का होता है हिंदी में, एक वचन और बहुवचन। एक वचन मतलब एक व्यक्ति का बोध, बहुवचन मतलब 3 या 3 से अधिक बोध। ठीक, तो विकारी क्या होता है हमारा? शब्दों को जब वाक्यों में प्रयोग किया जाता है, तो उन वाक्यों में लिंग और कारक के अनुसार क्या होता है? शब्द ही बदल जाता है, शब्द ही क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। इसका दूसरा डिफिनेशन भी क्या बोल रहा है कि दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जिनके रूप लिंग वचन कारक के अनुसार बदलते हैं, उसे हम विकारी कहते हैं। उसे क्या बोलेंगे? हम विकारी। देखो जैसे में लिंग के अनुसार लड़का पढ़ता है, तो इसका लिंग जैसे में चेंज हुआ तो क्या हो गया? लड़की पढ़ती है। तो शब्द क्या हुआ? परिवर्तन होगा। किसके कारण? लिंग के कारण। फिर वचन देखो, लड़का पढ़ता है, फिर लड़के पढ़ते हैं, तो यहाँ पर एक का मात्रा हो गया। ये वचन के कारण क्या हुआ? शब्द में परिवर्तन। उसी प्रकार कारक में देखो, लड़का पढ़ता है, लड़के को पढ़ने दो। यहाँ पर लड़का पढ़ता है, अब यहाँ पर क्या हो गया? लड़के को पढ़ने नहीं दो। मतलब कारक लगाए तो शब्द चेंज हो गया, वचन लगाए तो शब्द चेंज हो गया, लिंग भी लगाए तो शब्द चेंज हो गया। जिसके कारण लिंग वचन कारक के कारण हमारा शब्द बदल जाए, उसे हम विकारी कहते हैं। तो इसमें 4 मुख्य भाग होते हैं। कितने भाग? 4। एक संज्ञा जिसे नाउन बोला जाता है, सर्वनाम प्रोनाउन हो गया, विशेषण एडजेक्टिव हो गया, क्रिया वर्ब हो गया। तो इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। अब दूसरा प्रकार देख लेते हैं हम, अविकारी। अब अविकारी क्या होता है? तो विकारी शब्दों के विपरीत, मतलब अगर वो चेंज होगा तो इसमें क्या होगा? चेंज नहीं होगा। सिंपल लैंग्वेज में विकारी में क्या होगा? लिंग वचन एवं कारक के अनुसार क्या होगा? शब्द में परिवर्तन होगा। इसमें क्या कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसमें कोई फर्क, लिंग वचन कारक चाहे कुछ भी हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसे हम क्या बोलेंगे? अविकारी। डिफिनेशन देखो, विकारी शब्दों के विपरीत ऐसे शब्द जिन पर लिंग वचन एवं कारक आदि के बदलने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्थात जो शब्द अपवर्तित रहते हैं, जिन पर किसी भी परिस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? अविकारी कहते हैं। डिफिनेशन के साथ समझ लिए। जैसे में मान लो कि जैसे में क्रिया विशेषण है, इसमें क्रिया विशेषण आता है, संबंध बोधक आता है, समुच्चय बोधक आता है, विषमयादि बोधक आता है, एक अवयव और अविकारी। अविकारी मतलब जिसका अर्थ ना होता है। तो अविकारी क्या होता है?
अविकारी मतलब क्या होता है कि जिन पर लिंग हो गया, वचन हो गया, कारक हो गया, जिसके कारण कोई भी शब्द में परिवर्तन ना हो, उसे अविकारी। जिसमें लिंग, वचन, कारक के द्वारा परिवर्तन हो, उसे हम विकारी कहते हैं। ठीक, इसमें इसमें भी 4 भाग होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषमयादि बोधक। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए समझ सकते हैं, तथा हो गया, किंतु हो गया, परंतु, अधिक, धीरे, तेज आदि। ये सब किसके उदाहरण है? अभिकारी के। जैसा कि हम जानते हैं कि किंतु, परंतु, अधिक, धीरे, तेज जैसे शब्द लिंग, वचन, कारक आदि के बदलने पर कोई मतलब जो जिस वाक्य में, चाहे जिस वाक्य में किंतु, परंतु, अधिक, धीरे, तेज रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसे हम अविकारी कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति बोलो चाहे व्युत्पत्ति बोलो, व्युत्पत्ति। ठीक, उत्पत्ति चाहे व्युत्पत्ति। तो देखो, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन? तत्सम, तद्भव और देशज और विदेशज। तो तत्सम क्या होता है? तत्सम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तत् मतलब उसके, सम मतलब समान, मतलब उसके समान, अर्थात उसके समान हो गया। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में ज्यों का त्यों किया जाता है, उन शब्दों को तत्सम कहा जाता है। मतलब हिंदी में प्रयोग शब्द जो संस्कृत में होता है, उसे हम तत्सम कहते हैं। यहाँ पर लिखा है क्या कि जो हिंदी में हो, सेम टू सेम, मतलब ज्यों का त्यों संस्कृत भाषा में प्रयोग हो, उसे हम क्या बोलेंगे? तत्सम कहेंगे। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। उदाहरण के लिए पुष्प, पुष्प हमारा क्या है? संस्कृत शब्द है। पुस्तक भी क्या है? संस्कृत है। पृथ्वी भी संस्कृत है। मृत्यु भी, कवि, माता, विद्या, नदी, फल आदि। मतलब जो संस्कृत शब्द है, हिंदी में प्रयोग हो, उसे तत्सम बोलेंगे। ठीक, अब इसी का उल्टा हो जाता है तद्भव। तद्भव क्या होता है? संस्कृत भाषा के कुछ ऐसे शब्द है जिनका प्रयोग हिंदी में भी होता है, इसमें हिंदी में भी होता है, किंतु फर्क इतना है कि उन शब्दों का अर्थ समान ही रहता है। ये दुग्ध हमारा तत्सम हो गया। इसी का उल्टा दूध क्या हो गया? हमारा तद्भव। कार्य को हम क्या बोलते हैं? काम बोलते हैं। अग्नि को आग बोलते हैं। कर्पूर को कपूर बोलते हैं। तो जो लास्ट वाला है हमारा, ये सब क्या है? तद्भव है। तो तद्भव का डिफिनेशन क्या होता है कि संस्कृत के बिगड़े रूप जो हिंदी में प्रयोग हो, उसे तद्भव कहते हैं। ठीक, अब बढ़ते हैं इसके तीसरा प्रकार। तीसरा प्रकार क्या है? देशज। नाम से पता चला है देशज। देशज मतलब क्या होता है? ऐसे शब्द जो भारत की विभिन्न स्थानीय बोलियों में से हिंदी में आ गए हैं, वे शब्द मतलब हिंदी मतलब देसी भाषा के बोलचाल को हम क्या बोलेंगे? हम देशज बोलेंगे। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो शब्द देश के अलग-अलग हिस्सों से हिंदी में आए, उन शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है। मतलब हिंदी में जो आए, तो हमारे भारत में हिंदी ज्यादा बोला जाता है, तो हिंदी में आए उसे देशज कहा जाता है। स्थानीय बोली उत्पन्न होते हैं और इसके परिस्थिति आवश्यकता अनुसार हिंदी में जुड़े होते हैं तथा हिंदी का ही यह भाग बन जाता है। उदाहरण के लिए जैसे पेट हो गया, हिंदी शब्द है। डिबिया हो गया, लोटा हो गया, पगड़ी हो गया, डंडली हो गया, डोसा हो गया, समोसा हो गया, गुलाब जामुन हो गया, लड्डू हो गया, खटखटाना हो गया, झाड़ू हो गया, खिड़की। तो ये सब क्या है? हमारा हिंदी भाषा है और देसी भाषा। देसी भाषा भी बोल सकते हैं, चाहे हिंदी भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा देसी देशज हुआ। ठीक, अब इसी का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? हमारा विदेशज। विदेशज क्या होगा? ऐसे शब्द जो भारत के बाहर देशों के भाषाओं परंतु हिंदी में भी प्रयोग होता है। जैसे में हम लोग इंग्लिश वर्ड हिंदी में बोलते हैं। जैसे में मान लो कि भारत में क्या बोला जाता है कि कॉलेज चलो, तो कॉलेज हमारा क्या है? इंग्लिश वर्ड है, लेकिन हम लोग भारत में हिंदी में बोल रहे हैं कि नहीं, कॉलेज चलो। तो उन शब्दों को विदेशी शब्द कहा जाता है। ये विदेशी मुख्य शब्द उर्दू हो गया, अरबी हो गया, फारसी हो गया, अंग्रेजी हो गया, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी, ग्रीक आदि भाषाओं से हिंदी में आए हैं। ईमानदार बोलते हैं, तो ईमानदार क्या है? हमारा उर्दू शब्द है, लेकिन हम लोग भी प्रयोग कर रहे हैं, हिंदी में भी प्रयोग कर रहे हैं, तो यही हमारा विदेशी शब्द हुआ। ठीक, एग्जाम्पल में देखो, अंग्रेजी में कॉलेज हो गया, पेंसिल हो गया, रेडियो, टेलीविजन, डॉक्टर, लेटर बॉक्स, पेन, टिकट, मशीन, सिगरेट, साइकिल। तो ये सब हमारा इंग्लिश वर्ड है, लेकिन फिर भी हम लोग हिंदी वर्ड में अपनी भाषा में इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो हमारा क्या हुआ? विदेशज शब्द हुआ। ठीक, फारसी हो गया अनार, चश्मा, जमींदार। अरबी में हो गया औलाद, अमीर, कत्ल। फिर तुर्की में कैंची, चाकू, तोप हो गया। पुर्तगाली में हो गया, फिर फ्रांसीसी, चीनी, यूनानी, जापानी, अनेक प्रकार की भाषा है जो हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं, उसे हम विदेशज कहते हैं। ठीक, तो अगर इस वीडियो को आप लोगों ने समझा, तो अगली बार से गलती नहीं होगी। एग्जाम में भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। अगर इस वीडियो पसंद आया, इस वीडियो में सब कुछ समझ में आया, तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये वीडियो जल्दी वायरल हो। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू।